एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और हम अपने चैनल में एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स ऑन UPPCS 2024। बहुत कम समय बचा है उसके लिए, तो एक क्रैश कोर्स लाने वाले हैं। ऑब्वियसली क्रैश कोर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एकदम फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं किए जाएंगे, लेकिन जितना भी सिलेबस है उसको बहुत कम्प्रीहेंसिव तरीके से ख़त्म किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो लेक्चर्स होंगे ऐसे रैंडम होंगे। जैसे हो सकता है कि हमने थोड़ा आज पॉलिटी का पार्ट पढ़ाया, कल साइंस का पार्ट पढ़ाया, बीच में हमने करंट अफेयर्स बता दिए, तो सारी चीज़ें रैंडम तरीके से चलेंगी। इसलिए क्योंकि बाई चांस अगर सिलेबस हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं, जो कि इसकी पूरा प्रयास होगा कि ख़त्म कर पाए, अगर ऐसा होता है कि हम सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा हो कि आपका कवरेज पूरा विस्तृत हो और मतलब सिलेबस का कवरेज काफ़ी ज़्यादा हो सके। इसलिए हम लोग रैंडम रखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है थोड़ा पॉलिटी हो, थोड़ा साइंस हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो कोशिश रहेगा कि डेली एक वीडियो 1 से 1.5 घंटे का अपलोड किया जाए। हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है 1 से ज़्यादा। अभी मैंने कुछ अभी जिस तरीके से हम लोग आगे बनाते जाएंगे वीडियोस, उस तरीके से हम लोग आपके सामने वीडियोस रखते जाएंगे, ठीक है। टारगेट होगा UPPCS 2024, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, एक वीडियो में हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट्स हों उस दिन के। हो सकता है कि हिंदी भी हो सकता है मैथ्स भी हो, ठीक है। हो सकता है कोई दूसरा सब्जेक्ट हो जो हमें लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली हिंदी मैथ्स तो भी डालेंगे, क्योंकि उससे पहले आपका वो एक एग्ज़ाम है RO का, कोशिश करेंगे वो भी डालें, ठीक है। लेकिन मेन फोकस हमारा UPPCS 2024 होगा, ठीक है। हिंदी और मैथ्स का कोई गारंटी नहीं है, कोशिश करेंगे अगर हो सके समय मिलेगा तो उसको भी हम ऐड कर सकें, ठीक है। अब तो ये बात हमको समझ में आती है कि जो टॉपिक्स होंगे मिक्स्ड होंगे, और हो सकता है स्टार्टिंग से एंड वाला सिस्टम ना हो, बीच से चालू किया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे, फिर टॉपिक्स हमने चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन इन द होल हम पूरा कम्प्रिहेंसिव कवर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? तो एनवायरनमेंट होगा, पॉलिटी होगा, साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, UP, इकोनॉमिक्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में इंडिया का करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, ये पूरा मैटर हम कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे का वीडियोस है। हमारे स्ट्रैटेजी से आप चलिए और 1-1.5 घंटा वीडियो डेली देखिए। उसके बाद आप अपने स्ट्रैटेजी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। जो आप स्ट्रैटेजी काम कर रहे हैं उस पर करते रहें। हमको दिन में 2 घंटा दीजिए। आई होप उससे आपको पूरा बेनिफिट ज़रूर हो। तो इसी पे हम लोग फिनिश करते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। और डे 1 का जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो आप देखेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं है, बीच से उठाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सबसे पहले पिकअप किया है, क्योंकि वो सबसे लास्ट पढ़ाया जाता है। तो उसका वीडियोस अभी इसके बाद स्टार्ट होता है। तो ये वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इमरजेंसी के ऊपर है। तो इमरजेंसी के हमारा के ऊपर टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। सो एक एक करके चीज़ें हम लोग देखते हैं इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इमरजेंसी सबसे पहले हम देखना है कौन से पार्ट में है। तो दिस इज पार्ट 18 पार्ट। उसके बाद हमको ये देखना होता है कि कौन से आर्टिकल में आपका इमरजेंसी प्रोविजंस लिखे हैं। तो ये हो जाता है 352 से लेके 360, ये आर्टिकल्स में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में लिखा गया है, ठीक है। 3 प्रकार के इमरजेंसी की यहाँ पे बात करते हैं ये लोग, ठीक है। सबसे पहले 352 आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग नेशनल इमरजेंसी की। उसके बाद 356 आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी कह लीजिए, या फिर इसको प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं, या हम लोग इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। ये 356 हो गया। उसके बाद 360 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जो बात करेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो ये 3 आर्टिकल्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस किया हमने पार्ट, आर्टिकल्स और कितने प्रकार के इमरजेंसी हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। तो नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों की वजह से किया जा सकता है, 1, 2, 3, ठीक है। सबसे पहला कारण क्या है नेशनल इमरजेंसी का? वॉर हो रहा हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन। और तीसरा जो कारण है वो है आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। आर्म्ड रेबेलियन के कारण हो सकता है। अब इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये आर्म्ड रेबेलियन वर्ड नहीं यूज किया जा रहा था, ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस।
इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म यूज किया जा रहा था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोला गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वर्ड जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, अब ये जो हमारी नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगा है, तो सबसे पहले ये लगा है 1962 वॉर में, उसके बाद लगा है 1971 वॉर में, उसके बाद इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में ये इमरजेंसी लगाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। इमरजेंसी एक बार लग जाने के बाद उसको विद इन वन मंथ पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, पार्लियामेंट से इसको हमको पास कराना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। एक बार हमारी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कुछ चेंजेस पड़ते हैं। आर्टिकल 358 के तहत ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 आपको पता होगा और इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे हम लोग। आर्टिकल 19 जो है दैट इज राइट टू फ्रीडम के 6 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स आर्टिकल 19 में जो मेंशन्ड है वो सारे कैंसिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 358। नेक्स्ट कम्स 359। जो 359 का जो आर्टिकल है, वो जो 359 आर्टिकल ये कहता है कि आर्टिकल 19 यानी कि जो राइट टू फ्रीडम है वो तो खत्म ही है। राइट टू फ्रीडम के अलावा और कौन से फ्रीडम्स हैं जो कि खत्म हो जाएगा जब तक इमरजेंसी लागू है? कौन से फ्रीडम खत्म हो जाएगा? ये आपका प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर पास करेगा, उसमें मेंशन किया होगा कि कौन कौन से फ्रीडम खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी हालत में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये नहीं खत्म होगा, ये हमारा सेफ है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो नेशनल इमरजेंसी जो हमारा है वो एक बार लग जाता है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद इसको 1 मंथ के अंदर दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है। 1 मंथ का टाइम होता है, दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लग गई, कितने टाइम तो लगेगी? तो 6 मंथ तक लगेगी। 6 मंथ के बाद हम चाहे तो दोबारा 6 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरीके से एक्सटेंड करते चले जा सकते हैं। कब तक? 3 ईयर्स तक। 3 ईयर्स के बाद ये जो नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती, खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, दूसरी बात ये समझ में आती है हमको कि अगर मान लीजिए लोकसभा जिसका टर्म 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के अंदर अगर ये खत्म हो गया तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी 5 ईयर्स से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया तो लोकसभा को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो लोकसभा को एक बार में 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाए उसके बाद मैक्सिमम 6 मंथ्स तक लगी रह सकती है, मतलब 6 मंथ्स ज्यादा नहीं लगी रह सकती। एंड होने के बाद नेशनल इमरजेंसी मान लीजिए एंड हो गई, एंड होने के बाद 6 महीने तक और हमारा लोकसभा चल सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं चल, मतलब एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो ये हमने लोकसभा के एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर ली। दूसरी बात, लॉज के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका यूनियन है यानी कि पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है। तो 3 लिस्ट हमें पता है क्या होता है, तो भाई एक तो यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। तो स्टेट लिस्ट पे नॉर्मल केस में यूनियन लॉ नहीं बनाती, लेकिन इमरजेंसी के दौरान स्टेट लॉज बना सकती है। इस पे लॉ बना सकती है अगर पार्लियामेंट संसद का सेशन चल रहा है। अगर संसद का सेशन नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस पास करके भी ये स्टेट लॉज पे लॉ बनाया जा सकता है। अब मान लेते हैं खत्म हो गया इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये जो लॉज बने हैं इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है। ये जो लॉज हैं वो 6 महीने तक लागू होंगे, उसके बाद कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट आने के बाद दोबारा ये लॉ कंटिन्यू करा ले तो करा ले, लेकिन ये सेंटर के लॉ 6 मंथ तक चल सकते हैं। तो फिर से देख लेते हैं हम लोग, 6 मंथ तक ये चलेंगे। लोकसभा का एक्सटेंशन एंड होने के बाद भी 6 महीने तक का होगा और 6 महीने तक हमारा
नेशनल इमरजेंसी बढ़ाया जा सकता है। 1 साल क्या है भाई, लोकसभा एक बार में 1 साल एक्सटेंड हो सकती है, इमरजेंसी खत्म होने के बाद केवल 6 महीने ही एक्सटेंड हो सकती है। तो यहां पे हम लोग ने नेशनल इमरजेंसी की बात कर ली, अब हम लोग आगे पहुंचेंगे 356 आर्टिकल पे। आर्टिकल 356 में हम लोग बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की। इसका दूसरा नाम हमने बताया क्या, इसका दूसरा नाम है आपका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें यूनियन जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का पावर ले लेता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पावर हैं वो यूनियन को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा कब लगता है, जब ऐसा प्रतीत हो कि स्टेट में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। कौन पता लगाएगा, गवर्नर। गवर्नर अगर कह दे कि स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से काम नहीं कर पा रही तो स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी कहां लगा था, सबसे पहले लगा था 1951 में। कहां लगा था, पंजाब में। और उसके साथ साथ पेप्सू उस समय एक स्टेट हुआ करता था, जिसका पूरा नाम अगर हम बताएं तो दैट इज पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, तो पंजाब और पेप्सू में ये वाला इमरजेंसी पहली बार लगा था। ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं इस पे। 1975 में इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था। ठीक है, उस समय 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है तो उस पे जुडिशियल रिव्यू की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जुडिशियल रिव्यू की कोई कार्यवाही नहीं होगी अगर इमरजेंसी इस प्रकार से लगाया जाता है तो। ठीक है, उसके बाद हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। वो कहता है कि इसको नल एंड वॉइड कर देता है कि भाई जुडिशियल जो रिव्यू है वो आपके इमरजेंसी पे अप्लाइड है, तो डिसीजन दे सकता है गवर्नमेंट, सॉरी डिसीजन दिया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा कि जो स्टेट इमरजेंसी लगाया जा रहा है वो ठीक है या ठीक नहीं है। इसके अलावा एक जजमेंट है 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस में भी ऐसा कहा गया है कि ये जो स्टेट जो इमरजेंसी है किसी भी आर्बिट्री रीजन या किसी भी एब्सर्ड रीजन के कारण आप नहीं लगाएंगे। कोई भी डिस्टॉर्टेड इंटेंट शो करते समय हुए आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, और फैक्ट्स को का छेड़छाड़ करके इस तरीके से नहीं लगाया जाएगा। अब हमारा स्टेट इमरजेंसी, तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को दबाने के लिए इस इमरजेंसी का यूज करने लगा था। तो मिनर्वा मिल्स का जो केस है उसमें ये बातें बताई कि कोई एब्सर्ड रीजन, कोई डिस्टॉर्टेड इंटेंट या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स यूज करके आप इस प्रकार का इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ये था मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट इमरजेंसी पे, दैट इज आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। कौन लगाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का काम होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से जो भी इमरजेंसी लग रही है सिंपल मेजॉरिटी से ही लग रही है। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी से ये पास करके लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें होगा क्या, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स है जो स्टेट और यूनियन के बीच में होता है, ये जो यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। यूनियन गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंजेस चाहे तो कर सकती है। और इसमें एक और चीज है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और सीएम है उनको डिसॉल्व करने के बाद बजट जो है वो भी किसका बजट, स्टेट का बजट, वो यूनियन बना सकती है। और भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज में चेंजेस, सैलरीज हो सकती हैं कम कर दें, या कुछ और चीजें भी यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है अगर कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई, इट वॉज नेवर इंप्लीमेंटेड, कभी भी इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसके साथ हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस खत्म कर दिए हैं। लगभग सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ, एक चीज और आर्टिकल 355। ठीक है, आर्टिकल 355 में ये कहती है कि आर्टिकल 355 ये कहती है कि ये जो यूनियन है उसकी जिम्मेदारी बनती है प्रोटेक्ट करना लोगों को फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई दूसरा कंट्री हम पे अगर एग्रेस कर दे, या इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रेबेलिंग हो गया था वो बाद में,
तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कंट्री में तो यूनियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट करना। दिस इज आर्टिकल 355। इसी के साथ ही हम लोगों ने पूरा जो 18th पार्ट का जो अमेंडमेंट का पोर्शन है खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन में हमको क्या क्या समझना है। फाइनेंस कमीशन समझने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को समझनी पड़ेगी, वो ये है आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 279, ये पूरा जो रेंज ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसमें बात किसकी होती है? टैक्स डिवीजन की। टैक्स के डिवीजन किस तरीके से होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, इसके बारे में बात होती है, ठीक है। और 280 में जाके हम लोग फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब 268 से 279 में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की हमें जरूरत होती है। सबसे पहले आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 ये कहता है, हम जानते हैं कि भाई टैक्स तो लिया जाता है और टैक्स लेने का अधिकार भाई यूनियन गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो अपने अपने लिस्ट में ये सब मेंशन्ड है। तो यूनियन लिस्ट में कुछ टैक्स के बारे में बात की जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के ऊपर भी टैक्स लगता है, वो यूनियन लिस्ट में आता है। ऐसे कहीं और आपके यूनियन लिस्ट के टैक्सेस हैं। तो ये आर्टिकल 268 इन टैक्सेस के बारे में ही बात करता है जो यूनियन लिस्ट में लिखे गए हैं, और कहता है ये सारे जो टैक्स हैं वो लगाएगा कौन? इट विल बी लेवीड, LEVIED, बाय द सेंटर, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ये जो आपके टैक्सेस हैं वो लेवी करेगी, और इसको कलेक्ट करने का काम किसको दिया गया है? और ये कलेक्ट करेगा स्टेट। तो ये बात बताई गई है आर्टिकल 268 में यूनियन लिस्ट के टैक्स के बारे में। आर्टिकल 268 के बाद अगला आर्टिकल हमको देखना है 270। तो 270 में ऐसा लिखा गया है कि जो हमारा जो भी टैक्स है जो कलेक्ट होता है वो आपका सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होना चाहिए। और उसी तरीके से आर्टिकल 272 में क्या लिखा था? लिखा था कि जो सेंट्रल एक्साइज है उसका भी डिवीजन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन जो 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2000 में, जिसने इस प्रावधान को खत्म कर दिया, यानी कि आर्टिकल 272 को एबॉलिश कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 275 पे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें बात की गई है ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स। ग्रांट इन एड क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, इसको कहते हैं ग्रांट इन एड। इसी के बारे में आर्टिकल 275 में हमारा मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल टैक्स होता है ट्रेड टैक्स, ठीक है। ये कुछ चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंशन कर दिया जा रहा है। तो ट्रेड टैक्स जो है ये एक स्पेशल टैक्स है जो कि स्टेट लेती है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रेड टैक्स जो है वो आपका स्टेट लेती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे 280 आर्टिकल पे, जो कि बात करता है फाइनेंस कमीशन का। तो भैया आर्टिकल 275 में ग्रांट इन एड लिखा गया है, 270 में लिखा गया है टैक्स सेंटर स्टेट में डिवाइड करेगा। तो ये डिवीजन करने का काम करेगा कौन? तो यही काम होता है हमारे फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। आर्टिकल 280 में इसके बारे में मेंशन्ड है। उसके बाद 281, 282, मतलब इसी कई सारे सब क्लॉजेस हैं, उसमें बात की गई है इसके फंक्शंस के बारे में। तो एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ये है, हमारे पास एक होता है नेट प्रोसीड टैक्स। नेट प्रोसीड टैक्स है, इसको सर्टिफाई करने का काम किसका होता है? इसको सर्टिफिकेट देने का काम होता है CAG का, ठीक है। CAG जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा ये। तो इसको सर्टिफाई करता कौन है? CAG, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स को। ये जो टैक्स जमा होता है, ये जो हमारा टैक्स है, इसको डिवाइड करना होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। और कितना सेंटर के पास जाएगा और कितना स्टेट के पास जाएगा, यही कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन अपने रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये अपने फाइनेंस कमीशन अपने रिपोर्ट में बताता है। फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट को ये प्रेजेंट करता है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा होता है?
सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा। ठीक है, ये कई कई सारे रिपोर्ट हम लोग लास्ट रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे आगे। अभी बात कर रहे थे हम लोग फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन देखा था हमने नेट प्रोसीड टैक्स को सेंटर और स्टेट में डिवाइड करने का। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बताते हैं कि जो ग्रांट इन एड है, आर्टिकल 275 में जो मेंशन्ड है, ये जो ग्रांट इन एड है ये स्टेट्स को दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेट्स को देने का कोई प्रिंसिपल होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा मन आया तो स्टेट को ज्यादा दे दिए, स्टेट को कम दे दिए। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डिसाइड करने होते हैं जो कि फाइनेंस कमीशन करता है, जिसके आधार पर ये स्टेट को जो अनुदान मिलता है, ग्रांट मिलता है, ग्रांट इन एड आर्टिकल 275 के तहत, वो कितना होना चाहिए। तो उन प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। कितना मिलेगा वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं इस डिवीजन के, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका डिसाइड करेगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट जो कि आर्टिकल 280 के सब क्लॉज 3 बी में मेंशन्ड है। तो उसमें मेंशन्ड है कि आपका एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। तो इसमें यह बताया गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स जो है ये किस तरीके से हम लोग बढ़ाएंगे। जब स्टेट के पास ज्यादा पैसा जमा होगा तो पंचायत का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए किस तरीके से जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स को बढ़ाया जाए, ये मेंशन है 283 के बी सब क्लॉज में। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और फोर्थ फंक्शन जो आपका फाइनेंस कमीशन का होता है वो ये होता है कि कोई भी काम जो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को करने के लिए बोले वो भी उसको करना होता है। ठीक है, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक अब ये बात हुई हमारे फाइनेंस कमीशन की। एक और फाइनेंस कमीशन है जो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में अभी हम लोग देख। फाइनेंस कमीशन का एक और काम यहाँ पे हम समझ सकते हैं होता है कि अगर डिस्प्यूट कोई है, ठीक है, किसके बीच में, ऑब्वियसली हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करना भी काम होता है फाइनेंस कमीशन का। कैसा डिस्प्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स या फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में उसको भी सॉल्यूशन करने का काम होता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है उसमें जो जो बातें लिखी गई हैं ये सरकार के लिए मानना अनिवार्य नहीं है। इट इज ओनली एडवाइजरी, केवल एक एडवाइजरी का काम करती है। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। दूसरी बात, फाइनेंस कमीशन कब कब एस्टैब्लिश हुआ है, तो अभी टोटल हमारे 16 फाइनेंस कमीशन तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो उस सबके बारे में बात करते हैं। तो 12th जो फाइनेंस कमीशन था वो एस्टैब्लिश हुआ था 2002 में, और इन्होंने एक काम किया था 2005 से 2010 तक, और इसके चेयरमैन थे सी रंगराजन। सी रंगराजन वॉज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। अब आते हैं 13th फाइनेंस कमीशन पे। 13th फाइनेंस कमीशन 2007 में बना, और ये ऑपरेशनल कब तक रहना था, 2010 से 2015 तक। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे वीएल केलकर इसके चेयरमैन थे। फिर आता है 14th फाइनेंस कमीशन जो बना था कब, 2013 में, और ऑपरेशनल रहा 2015 से 2020 तक। और 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वाई वी रेड्डी थे 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। उसी तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन कब बनता है, 2017 में बनता है, और ये इसका ऑपरेशनल कब तक है, जो भी चल रहा है, दैट इज 2020 से लेके 2025 तक ये ऑपरेशनल रहने वाला है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो है एन.के. सिंह इनके चेयरमैन है। और जो 16th जो फाइनेंस कमीशन होने वाला है उसका गठन ऑलरेडी हो चुका है, 2023 में ही हुआ है, और ये ऑपरेशनल कब तक रहेगा, 2025 से लेके
30 तक, और इसके चेयरमैन हैं अरविंद पनागरिया, ये इनके चेयरमैन रहेंगे। अब इन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए उन पे बात करते हैं। तो वीएल केलकर ने कहा था, इनके कमीशन ने कहा था कि 32% जो टैक्स होगा वो स्टेट के खाते में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाईवी रेड्डी कमीशन आता है जो कहता है कि भाई 42% स्टेट के खाते में जाएगा। उसके बाद एनके सिंह जी ने कहा कि 41% स्टेट के खाते में जाएगा। उसका अब ये 1% कम क्यों हुआ, उसका कहीं रीजन ये भी था कि 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ जाते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, तो उनका जो पोर्शन है वो तो सेंटर के खाते में चल जाना चाहिए, तो 1% इसीलिए कम कर दिया गया। तो अभी करेंटली 41% स्टेट को जाता है, जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स है उसका परसेंटेज। तो ये सारी बातें हो गई। अब एक लास्ट चीज हमको यहां पे समझनी है कि बात करेंगे हम लोग स्टेट फाइनेंस कमीशन की। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? गवर्नर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ये गवर्नर के द्वारा बनाया जाता है। और कौन सा आर्टिकल है? 243I है। और ये जो है 5 इयर्स तक रहना है इसको। इसका काम क्या है? जिस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने का काम था, इसका काम ये होता है कि जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट को मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पंचायत में, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए आर्टिकल है 243M। तो ये हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। कुछ एक बात शायद रह गई है, तो हाँ, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गवर्नर करना था। फाइनेंस कमीशन के मेंबर में एक चेयरमैन होंगे, इसके अलावा 4 और मेंबर्स फाइनेंस कमीशन में होंगे, ठीक है। और इसका जो टेन्योर है वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता था, और जो कि 5 इयर्स का रहता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है उसका जो क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कवर कर दी ऑन फाइनेंस कमीशन। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। तो सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप होता है इसके बारे में चर्चा को करते हैं 2 पार्ट में, पार्ट 11 और पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पार्ट 11 में क्या मेंशन्ड होता है? पार्ट 11 में मेंशन्ड है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। पार्ट 12 में क्या मेंशन्ड है? पार्ट 12 में मेंशन्ड है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो ये सारी चीजें मेंशन्ड है हमारे पार्ट 12 में। इसके अंडर आर्टिकल कौन से आते हैं ये भी देखना है हमको। 245 से लेके 263 और 264 से 300A आपका पार्ट 12 है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है उसके बारे में हमें पता पार्ट 11 में तो लगता ही है, और पार्ट 12 के काफी पोर्शंस आपके सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर ही है। अब ये जो रिलेशनशिप है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव क्या रिलेशनशिप है? दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप क्या हो सकता है, और जो तीसरा पॉइंट है ये है आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप के ऊपर। अलग अलग आर्टिकल्स हैं, तो ये आपका 245 से आपका 255 तक, 245 से लेके 255 तक आपका लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हमारा 256 से स्टार्ट होता है और 281 तक आपका 256 से 263 से 263 आर्टिकल तक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, और 264 से 281 आर्टिकल तक आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने से पहले पढ़ेंगे जोनल काउंसिल्स के बारे में, ठीक है। जोनल काउंसिल्स क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है।
स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन किसी एक्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। तो वो एक्ट कौन सा है? दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये हमारा जोनल काउंसिल बनाया गया है। तो इसमें कितने जोनल काउंसिल्स हैं? तो इसमें जब बना था ये 1956 में, तो 5 जोनल काउंसिल्स थे। कौन से 5? नॉर्थ जोनल काउंसिल, साउथ जोनल काउंसिल, ईस्ट जोनल काउंसिल और वेस्ट जोनल काउंसिल, और एक सेंट्रल जोनल काउंसिल। तो फिफ्थ आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल है। सेंट्रल जोनल काउंसिल में अच्छा, इनमें सारे जोनल काउंसिल्स में हमारे स्टेट्स भी आते हैं और आपके यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्थ जोनल काउंसिल में चंडीगढ़ भी आता है। तो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, चाहे वो दमन एंड दीव हो, पुडुचेरी हो, दादरा एंड नगर हवेली हो, ये सारे आपके इन जोनल काउंसिल्स में आते हैं। स्टेट के अलावा यूटी भी इसके अंडर आते हैं। ठीक है, इनके चेयरमैन कौन होते हैं? सारे जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन है वो है मिनिस्टर ऑफ होम, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम। होम मिनिस्टर जो होता है वो होते हैं इनके चेयरमैन सबके। ठीक है, इसमें एक नया चीज ऐड करते हैं हम लोग, जो 6th जोनल काउंसिल है। तो 6th जोनल काउंसिल है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। ठीक, इसका भी गठन किया गया 1971 में। 1971 में नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल का गठन किया गया। तो यहां सब हमने जोनल काउंसिल के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते, बात करेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में, जो आर्टिकल 45 से 55 है। सारे आर्टिकल्स नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं को हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें लगभग लगभग सारे इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 245 क्या बोलता है? स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 245 हमको ये बताता है कि भाई सेंटर के पास क्या अथॉरिटी है और स्टेट के पास क्या अथॉरिटी है। किसकी अथॉरिटी? लॉज बनाने की अथॉरिटी। ठीक है, तो सेंटर के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी पार्ट में, इंडिया के एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया लॉ बना सकता है, या उसके किसी मतलब होल टेरिटरी भी बना सकता है, या इंडिया की पूरी टेरिटरी के एक पर्टिकुलर पार्ट में भी बना सकता है। सिमिलरली आपका स्टेट लॉज भी वो किसी पार्ट में बना सकते हैं या होल ऑफ द स्टेट में बना सकते हैं, लेकिन स्टेट का पूरे स्टेट में बना सकते हैं या स्टेट के किसी पार्ट में कोई लॉ बनाया जा सकता है। ये स्टेट लॉज का जुरिस्डिक्शन है और सेंट्रल लॉज का जुरिस्डिक्शन है पूरे इंडिया पर। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट 246 पे। 246 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 246 हम लोगों को बताता है कि 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के ऊपर शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में ये तीनों लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात बताता है, हम लोगों को बात कहता है, फेडरलिज्म के बारे में बात बताता है। ठीक है, ये 246 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, फिर आते हैं 247 पे। 247 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है एडिशनल कोर्ट्स बनाने के। मतलब कोई अगर नया कोर्ट पार्लियामेंट बनाना चाहता है तो वो लॉ के जरिए बनाया सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट चाहे तो नहीं बना सकता। ठीक है, तो 248 की बात करते हैं। 248 की बात ये करते हैं कि ये 3 लिस्ट तो हमारे पास है ही, इनके अलावा अगर कुछ पावर बच जाए तो उनको बोलेंगे रेसिड्यूरी, जो बच गए। तो रेसिड्यूरी पावर्स पे लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो रेसिड्यूरी जो पावर्स हैं उस पे लॉ बना सकता है। ठीक है, 248 हो गया। उसके बाद अगले 4 काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगले 4 में हमारा सबसे पहले आता है 249। 249 जैसे कि हमें पता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, तो पार्लियामेंट के पास यूनियन लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाने का अधिकार तो है ही, साथ में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी बना सकता है। कब? जब 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा ऐसा कह दे, तो राज्यसभा ऐसा कह दे तो 2/3 मेजोरिटी से तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट पर भी। लेकिन उसकी वैलिडिटी मतलब
उसकी एक वैलिडिटी रहेगी, उसका एक वैलिडिटी पीरियड रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब कंटिन्यूसली चलेगा, ऐसा नहीं है। बना सकता है अगर राज्यसभा कह दे बनाने के लिए। किसमें? नेशनल इंटरेस्ट में। नेशनल इंटरेस्ट में अगर चाहे तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये 249 की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद 250 की बात करते हैं। तो 250 में ये कहता है कि अगर इमरजेंसी लागू है, ये तो इमरजेंसी में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर इमरजेंसी लागू हो रहा है तो भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। एक आर्टिकल 249 में बताया कि भाई कब बनाया जा सकता है, अगर राज्यसभा कह दे तो, और इसमें इमरजेंसी में भी बनाया जा सकता है। इसकी सारी डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब आते हैं आर्टिकल 251 में। तो आर्टिकल 251 क्या कहता है? आर्टिकल 251 कहता है कि जो भी लॉ आपने सेंटर में बनाए हैं ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है, कब, जो 249 के अंतर्गत बनाए हो या 250 इमरजेंसी के अंतर्गत बनाए हो, या तो राज्यसभा के कहने पे बनाए हो, या तो इमरजेंसी लग गई है फिर बनाए हो, और एक स्टेट तो अपने स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता ही है। इन दोनों के बीच में अगर कोई फाइट आ गई, इन दोनों के बीच में अगर फाइट आती है, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं ये दोनों लॉज, तो सेंटर जो लॉ बनाया है उसका प्रेसिडेंस होगा, वो प्रिवेल करेगा ऑन द स्टेट लॉ। ये आर्टिकल 251 बताता है। अब आते हैं आर्टिकल 252 पे। 252 वो तीसरा तरीका है जिसमें आपका जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है। पहला 249 देखा हमने, 250 देखा हमने, अब 252 देखते हैं। 252 पार्लियामेंट लॉ बना सकता है अगर दो या दो से अधिक स्टेट्स ऐसा कह दें पार्लियामेंट से करने के लिए। तो कैसे कहेंगे? ऑब्वियसली अपने स्टेट में लॉ पास करके कह सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बना दे, तो पार्लियामेंट तब भी लॉ बना सकता है इनके लिए। और अब चौथा तरीका 253। 253 वो तरीका है जिसमें पार्लियामेंट ऑफ कोर्स स्टेट पार्लियामेंट जो है स्टेट के लॉज बना सकता है। कब? अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया है तो भी ऐसा किया जा सकता है। तो चार तरीके हमने देखे जब पार्लियामेंट आपका स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है। पहला हमने देखा 249, दूसरा हमने देखा 250। 249 राज्यसभा का पावर है, 250 इमरजेंसी पावर, 252 अगर दो स्टेट 2+ स्टेट्स कह दे तो, और 253 जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का सम्मान रखने के लिए ये काम किया जाता है। अगर कोई एग्रीमेंट यूएन के साथ हो जाए या किसी दूसरे कंट्री के साथ हो जाए, उसमें स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है और उस पर एग्रीमेंट हुआ, तो ये लॉ बनाया जा सकता है आर्टिकल 253 के अंतर्गत। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये आर्टिकल 256 से 263 तक है। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आर्टिकल 256, ध्यान रखना है हमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप में सबसे पहले ये बताया है 256 में कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसका? स्टेट का। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का, और पार्लियामेंट में बनाए गए लॉज पार्लियामेंट के। इसमें अगर क्लैश होता है कभी भी, तो कभी भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आपके पार्लियामेंट के लॉज में इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। इसमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और जो लॉज ऑफ पार्लियामेंट है उसको इंटैक्ट रखना है, उसको इंश्योर करने का काम होना चाहिए। और किसी भी हालत में एग्जीक्यूटिव पावर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर इन लॉज के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, ऐसा बोला गया 256 में। फिर आते हैं 257 में। आर्टिकल 257 में बताया गया है कि जो यूनियन है वो कंट्रोल करेगा स्टेट को, सब केसेस में नहीं, कुछ केसेस में, कुछ सर्टेन केसेस में जो हमारा यूनियन है वो स्टेट को कंट्रोल करेगा। ये आर्टिकल 257 में बोला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकल अच्छा ओके, सो 257 हो गया, 257 हो गया। फिर आते हैं 258 पे। 258 ये कहता है कि हमारा जो यूनियन है वो डेलीगेट कर सकता है कुछ फंक्शंस डेलीगेट कर सकता है टू द स्टेट, या और उसके ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी या स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ फंक्शंस, कुछ काम दे सकता है करने के लिए, कुछ पावर्स भी दे सकता है।
तो ये आर्टिकल 258 हो जाता है। तो उसके बाद आता है 262 पे, आर्टिकल 262। तो 578 262 बता कहता है 262J 262J ये कहता है कि अगर कोई रिवर डिस्प्यूट होगा, इंटर स्टेट रिवर बह रही है, तो इंटर स्टेट जो रिवर बह रही होगी उसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट आता है, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो पार्लियामेंट लॉ की मदद से उसे दूर कर सकता है, मतलब उसका जजमेंट कर सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो पार्लियामेंट लॉ बना के ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब 262 की बात हो ही रही है तो एक फैक्ट याद रखना है कि रिवर बोर्ड एक्ट एक एक्ट था, क्योंकि एक्ट्स भी हमारे एग्जाम में पूछता है। तो रिवर बोर्ड एक्ट आपका 1956 में आया था, 1956 में आया था रिवर बोर्ड एक्ट। तो 256, 257, 258 और 262 ये 4 आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने यहां पे देखा इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं हम लोग 264 से 281। ये बात करेगा फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं 265 से, सबसे सिंपल। 265 ये कहता है कि बिना किसी लॉ के आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। मतलब कोई टैक्स अगर लगाना है तो उसके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा। तो टैक्स कैन ओनली बी टेकन बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 266 1 पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 266 2 और फिर हम लोग देखेंगे 267। ये 3 आर्टिकल हम लगातार हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 266 1 में बात करते हैं ये लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें यह कहा गया है कि अगर आपको इन फंड से CFI और CFS से अगर कोई भी विड्रॉल करना है, एक्सेस करना है, तो इसके लिए आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा, जो बजट में अप्रोप्रिएशन बिल बनाते हैं, जिससे हम लोग CFI और CFS से सेंट्रल गवर्नमेंट और CFS से स्टेट गवर्नमेंट एक्सेस कर सकते हैं इन फंड्स को, ठीक है। फिर आते हैं 266 2 पे। 266 2 पे बात की गई है किसकी? PAI की, यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को क्या एक्सेस करने के लिए लॉ की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव एक्शन से हम लोग सारा विड्रॉल कर सकते हैं फ्रॉम द PAI, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब ये पब्लिक अकाउंट में क्या आता है, ठीक है। CFI में क्या आता है भाई? टैक्स से जितना पैसा जमा होता है वो सब CFI में आता है। PAI में क्या आता है? इसमें कुछ स्पेशल फंड्स हैं जिसको एक एक करके समझेंगे हम लोग। एक होता है सेविंग बैंक अकाउंट, जैसे आप और हम एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आपके सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं आपके ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जो एग्जीक्यूटिव कभी भी निकाल सकता है। नेक्स्ट इज NSSF, यानी कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। इसके अलावा NCCF, यानी कि नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंसी फंड, नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंसी फंड। नेक्स्ट इज आपका प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा आपका पोस्टल इंश्योरेंस, कॉमन फंड एटसेट्रा, ये सारे जो है हमारे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग 267 पे। तो 266 और 267 सारे आपके फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 267 में बात की इन्होंने कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये अगर कोई आपदा आती है तो उसे डील करने के लिए एक कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली ये भी आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन से यहां से पैसे निकाल सकते हैं, कोई लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें भी। और इसको संभाल के रखा जाता है बाई सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है। ये सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ये फंड होल्ड करता है। ये हम लोगों को क्लियर होता है। उसके बाद एक रिसेंट में हमने देखा बजट
ऑफ 2021-22 में ऐसा कहा गया कि इस फंड का जो अमाउंट है वो 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया जाएगा। ऐसा बजट ऑफ 2021 और 2022 में ऐसी बात बताई गई है अबाउट कंटिजेंसी फंड। ठीक है, तो अब ये 267 के बारे 267 के बारे में बात की। नेक्स्ट इज 267 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बात की गई है कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ही है आपका 267(1) की जैसे, लेकिन ये सारे स्टेट्स की बात कर रहे हैं और ये भी ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव एक्शन से यूज किया जा सकता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो 267 तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं 268 की। 268 में क्या मेंशन होता है? इसमें मेंशन है स्टैंप ड्यूटी के बारे में। स्टैंप ड्यूटी के बारे में बताया गया है। तो स्टैंप ड्यूटी कौन लगाता है? सेंटर स्टैंप ड्यूटी लगाएगी और इसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसको कलेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल उसके बाद सीधे हम लोग 265 देखा हमने, 266 देखा, 267 देखा, 268 देखा। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं 270 पे। 270 पे आ जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आपका जो टैक्स है अदर देन एग्रीकल्चर टैक्स जो है, जो एग्रीकल्चर के अलावा जो टैक्स है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट्स और सेंटर के बीच में। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल पूल है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल जो पूल है जिसको स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे अलग रख सकती है चाहे तो एक सेस डिस्ट्रीब्यूट, जो आपका स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो ऐसे सेस लगा सकती है जो कि वो चाहे तो स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट ना करे। ठीक है, तो ये प्रावधान बनाया जाता है। 270 को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है फाइनेंशियल टर्म्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये 270 हो गया। अच्छा, ऑब्वियसली एक चीज अगर आपसे पूछे कि जीएसटी में कौन सा एक्ट अमेंड हुआ था, तो जीएसटी जो आया था उसमें आर्टिकल ये 270 ही अमेंड हुआ था। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 274 में। आर्टिकल 274 तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई ऐसा बिल है जो स्टेट के टैक्स को अफेक्ट करता है, जैसे एग्रीकल्चर टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स और दूसरे कोई टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं, तो उनको अगर कोई बिल अफेक्ट करता है तो ऐसे बिल के लिए रिकमेंडेशन लगेगी। किसकी? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी ऐसे बिल्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग 274 तक आ गए। 270 के बाद हमने देखा सीधा 274। 274 के बाद हम लोग आते हैं 275 में, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फाइनेंस कमीशन में। तो 275 में ऐसा कहा गया है कि ग्रांट इन एड की बात यहां पे की गई है टू द स्टेट्स। ठीक है, ये हमने फाइनेंस कमीशन में पढ़ा भी है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग 280 में। 280 में जैसा कि हम लोग जानते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की है और 281 में बात की गई है कि भाई फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के बारे में। हम जानते हैं कि ये रिपोर्ट प्रेजेंट होगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर ये जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट में रख देगी। तो ये हो गया आर्टिकल 281। इसके साथ हम लोगों ने सारे फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स फिनिश कर दिए। अभी बात करते हैं हम लोग कमीशंस की। किसके ऊपर कमीशन? सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के ऊपर हम लोग जो इतने कमीशंस बने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन था सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन का नाम सरकारिया कमीशन क्यों पड़ा? क्योंकि सरकारिया कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था आर.एस. सरकारिया। इसके अलावा इनके मेंबर्स थे कौन? बी. श्रीनिवासन। इसके अलावा S.R. सेन। तो ये था सरकारिया कमीशन। अब ये सरकारिया कमीशन का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 9 जून 1983 को।
तो सरकारिया कमीशन का गठन देख लिया, तो अगला सवाल आता है भाई इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की, तो ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं इन जनवरी 1988, इनका रिपोर्ट सबमिशन हो जाता है जनवरी 1988 को। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाना चाहिए, एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात सरकारिया कमीशन ने सामने रखी। ठीक है, इसके बाद अगला कमीशन हम लोग बात करते हैं राजमन्नार कमीशन, केवल नाम याद रख लीजिए, राजमन्नार कमीशन। तीसरा जो कमीशन था जो हमें ध्यान रखना है वो है पुंची कमीशन। पुंची कमीशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो इसके चेयरमैन का नाम था एम पुंची इनके चेयरमैन थे, और इसका गठन हुआ था 2007 में, अप्रैल 2007 में, और ऑब्वियसली इसकी रिपोर्ट आई मार्च 2010 में। ठीक है, तो 2007 का देख, तो 1983 का, फिर राजमन्नार कमीशन, फिर पुंची कमीशन 2007 में आता है। फिर जो चौथा कमीशन है वो है इंद्रजीत गुप्ता कमीशन। अच्छा, उससे पहले पुंची कमीशन की कुछ चीज़ें हम लोग जो उसने बताया है, जो रिकमेंड किया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात जो पुंची कमीशन में रखी, उन्होंने कहा कि जो अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी लॉ बनाने का मन है आपका, किसी का भी, तो उसको बनाने से पहले जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको कंसल्ट करने की जरूरत है। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आप गवर्नर बना देते हैं तो गवर्नर को बनाने से पहले 2 साल तक गवर्नर को एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ देना होगा, तभी उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। उसके बाद तीसरा रिकमेंडेशन दिया कि अगर गवर्नर का अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं तो उसके अपॉइंटमेंट में जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है उसका भी सलाह लेना चाहिए। और एक चौथा और बताया इन्होंने, कहा कि जो प्री पोल अलायंस है, प्री पोल अलायंस का मतलब यह है इलेक्शन से पहले कुछ पार्टियां साथ में नहीं हो जाती, तो ऐसे पार्टीज को प्री पोल अलायंस जो बना रही है उनको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट करना चाहिए, ऐसा पुंची कमीशन ने बताया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे पुंची कमीशन के। चौथे नंबर पे आते हैं इंद्रजीत गुप्ता कमीशन बनती है 1998 में। और इन्होंने क्या, एक्चुअली ये रिफॉर्म्स इलेक्शन रिफॉर्म्स है, तो इलेक्शन में रिफॉर्म्स करने के लिए इन्होंने जो आरपीआई एक्ट था, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, उसमें कुछ चेंजेस कराने की बात की। मेनली इन्होंने ये कह दिया था कि जो इलेक्शन में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट को ही करने चाहिए। गवर्नमेंट करेगा तो सबको इक्वल करेगा, सबके लिए इक्वल करेगा, किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सब लोग अपना अपना पर्सनल करते हैं तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इलेक्शन को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है। तो इन्होंने कह दिया कि जो गवर्नमेंट है वो ही एक्सपेंडिचर करे, तो ऐसा कुछ बताया था इन्होंने इंद्रजीत गुप्ता कमीशन में। ठीक है, तो ये 4 कमीशन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हाँ, एक चीज और आखिरी बात जो है, दैट इज आर्टिकल 293 जो मिस हो गया था, ऑब्वियसली 281 के बाद है। तो 293 में एक और बात बताई गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो फॉरेन से लोन नहीं ले सकता, लेकिन लोन तो लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन लोन तभी ले सकता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे अलाउ करे। तो कितना लोन लेना है ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को बताएगी कि कितना लोन ले सकती। खुद से स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन लोन्स नहीं ले सकता। ये थे आर्टिकल 293। इसी के साथ ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए अबाउट सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नीति आयोग के बारे में चर्चा। तो नीति आयोग को समझने से पहले हम लोग समझते हैं प्लानिंग कमीशन को। तो नीति आयोग से पहले था प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? तो पहले हम लोग 5 ईयर प्लान बनाते थे, करेक्ट। तो 5 ईयर प्लान जब हम लोग बनाएंगे तो उसको बनाने का जो काम था ये प्लानिंग कमीशन का होता था। तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन होता है प्लानिंग कमीशन का।
क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल कोई लॉ नहीं बनाया गया प्लानिंग कमीशन को बनाने के लिए। प्लानिंग कमीशन को बनाने के लिए लगा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सरकार के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया, उसमें कहा गया कि एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और ये होंगे एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? आपको पता ही होगा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाएगा। कोई इलेक्शन या कुछ इस तरीके का कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं होता इसका। प्राइम मिनिस्टर इसका ऑटोमेटिकली चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन अगर कहेंगे तो हमारे सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो थे। इसके बाद इसके डेप्यूटी चेयरमैन की बात की जाती है। डेप्यूटी चेयरमैन होता है इसका, सबसे पहले जो डेप्यूटी चेयरमैन थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा थे पहले डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, इसका काम क्या होता था? एलोकेशन ऑफ फंड, फंड एलोकेशन करना, किसको कितना फंड दिया जाएगा। जब 5 ईयर प्लान बनता है, 5 ईयर प्लान बनाने का काम है और कौन सा डिपार्टमेंट को कितना फंड दिया जाएगा किसका, तो ये पूरा जो प्लानिंग का काम और फंड एलोकेशन का काम जो है ये प्लानिंग कमीशन किया करता था। तो अब ये प्लानिंग कमीशन में कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बात है कि वो डेप्यूटी चेयरमैन थे। कब से कब तक ये पता होना चाहिए। वो थे जनवरी 15 1985 से, कम 1985 से 1987 याद रख लीजिए। ये डेप्यूटी चेयरमैन थे 1985 से लेकर 1987 तक। अगस्त 31 1987 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, इनके बारे में अगर आपको पता हो तो ये जून 24 1991 से लेके 1996 तक, मई 15 1996 तक डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन रहते हैं। 91 से 96 तक रहते हैं प्रणब मुखर्जी जी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते हैं 85 से 87 तक डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सो प्लानिंग कमीशन के अंडर एक और हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जो होता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होता है 6 अगस्त 1952 को बनता है एनडीसी। ठीक है, तो एनडीसी में कौन कौन होता है? सबसे पहले भाई आखिर एनडीसी बनाने का क्या पर्पस था? तो जो आप नेशनल प्लान बनाएंगे, नेशनल 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान बन रहा था उसको बनाने में कौन से गाइडलाइंस का यूज हो रहा है, कौन से गाइडलाइंस को ध्यान में रख के ये जो प्लान है बनाया जाएगा, ये कौन बताता था? एनडीसी बताता था। और प्लान कैसे काम कर रहा है उसका रिव्यू करने का काम। ठीक है, और प्लान में रिसोर्सेस को इवैल्यूएट करने का कि रिसोर्सेस का यूज कैसे हो रहा है, ये काम भी एनडीसी का था। और एडवाइस करने का भी काम था। प्लान बनाते समय कुछ एडवाइस लगेगा, वो भी आपका करता था एनडीसी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एनडीसी का था और है भी, वो है एंश्योर स्टेट्स पार्टिसिपेशन। स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात है कि मतलब जो भी प्लान बन रहा है 5 ईयर प्लान में बनना था, उसका मतलब स्टेट उसमें प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये सारे काम थे इसके, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सारे काम जो है इवॉल्व होने लगे। काफी सारा इनके फंक्शन में चेंजेस आता है समय के साथ साथ। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? इसके प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। प्राइम मिनिस्टर विल बी हेडिंग द एनडीसी। ठीक है, सेक्रेटरी कौन होंगे? तो इसके सेक्रेटरी वही होंगे जो प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन जो वो होगा वो डायरेक्ट एनडीसी के सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई लॉ से नहीं बना। ये भी आपका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही बनता है।
ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। और जो आपका 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान बनता था, उसका जो फाइनल अप्रूवल है, फाइनल अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वो भी आपका एनडीसी होता है। तो बेसिकली आपका प्लानिंग कमीशन बनाता था प्लान। अब ये प्लान को एवेल्युएट करना, देखना काम हो रहा है कि नहीं, उसको रिव्यू करना, रिसोर्स एलोकेशन करना और आपका एडवाइस देना, ये सारा काम, और अप्रूव करना, ये सारा काम एनडीसी का हुआ करता था। समय के साथ ही इवॉल्व होता रहा, ठीक है। अब एनडीसी के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं मेंबर, उसके बाद सारे जो सीएम हैं सारे स्टेट्स के वो होते हैं, इसके अलावा सीएम यूटीज के, और यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर, यूटीज के आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जहां सीएम नहीं है वहां होता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी होंगे। इसके अलावा सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट रैंक के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे भी आपके एनडीसी के पार्ट होते हैं। और प्लानिंग कमीशन के सारे मेंबर्स, तो पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग है, तो अभी नीति आयोग के सारे मेंबर्स भी आपका एनडीसी के पार्ट होते हैं। तो ये होते हैं सारे पार्ट्स ऑफ एनडीसी, ठीक है। और अभी भी ये स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में का इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि स्टेट के साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठे, क्योंकि इसमें सारे सीएम हैं और सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, चाहे स्टेट्स और यूटीज हो। तो एक प्रकार से एक पार्टिसिपेटरी फंक्शन कर सकते हैं स्टेट्स के साथ, सेंटर के साथ। तो एक तरीके से फेडरलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का काम करता है एनडीसी, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन एनडीसी हुआ करता था, एनडीसी तो अभी भी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया कब? तो 13 अगस्त 2014 को कहा गया कि भाई प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। फिर आता है 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा कि आपका प्लानिंग कमीशन तो स्क्रैप हो गया था, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसका नाम होगा नीति आयोग। नीति आयोग बनेगा, ठीक है। और कैसे, कौन से, इसका कंसेप्ट क्या होगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आधार बनाकर के कंसेप्ट पे ये नीति आयोग काम करेगा। इसका अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया 15 अगस्त को। और ये बना कब? तो 1 जनवरी 1915 कह रहा हूं, 2015 को बनता है हमारा नीति आयोग, ठीक है। क्या ये नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। क्या ये लॉ से बना है? स्टैट्यूटरी बॉडी? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो ये भी आपका प्लानिंग कमीशन की तरह ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग को क्लियर हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि भाई नीति आयोग के 7 पिलर्स क्या क्या है। तो इसके 7 पिलर्स है पी, 3 बार पी, उसके बाद ई 2 बार ई, 1 बार आई, 1 बार टी, PPPEEIT, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग पीपल, प्रो पीपल। सेकंड है प्रो एक्टिविटी, सॉरी PA हो जाएगा ना, PAP, पापिट, ठीक है। तो A से हो जाएगा एक्टिविटी, याद रख सकते हैं ऐसे, पापिट याद रखिए। P से पीपल, A से एक्टिविटी, इससे पार्टिसिपेशन, ठीक है। E से एम्पावरमेंट, इस वाले E से इक्वालिटी, इस वाले E से इक्वालिटी, ठीक है। I से इंक्लूसिविटी, और T से आपका ट्रांसपेरेंसी। आपसे पूछा जाए व्हाट आर द 7 पिलर्स, तो आप कहेंगे पीपल, प्रो एक्टिविटी, प्रो पार्टिसिपेशन, प्रो एम्पावरमेंट, प्रो इक्वालिटी, प्रो इंक्लूसिविटी, इसमें प्रो नहीं लगेगा, प्रो इसमें लगेगा, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, इसमें आपका पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी और ट्रांसपेरेंसी। तो दीज आर द 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा। और कोई भी 5 ईयर प्लान का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, तो 5 ईयर प्लान बनाने का काम इसका ऑब्वियसली नहीं है। तो क्या करेगा ये? पॉलिसी इनपुट देगा, कैसे पॉलिसी बननी चाहिए एक लॉन्ग टर्म में, उसका इनपुट्स देगा, ठीक है।
दूसरी बात, इसका काम होता है एक टेक्निकल एडवाइस देने का। तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है इसमें, और ये प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एडवाइस देते हैं। किसको? सेंटर को भी देते हैं और स्टेट को भी देते हैं। तो ये एक थिंक टैंक की तरह काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। तो इसके साथ ही हम लोगों ने नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी के सारे जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक लास्ट चीज फिनिश करने से पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है? रिवीजन ही एक तरीके से। सबसे पहले हमने देखा चेयरमैन। चेयरमैन हमें पता है कौन है, पीएम होंगे, ठीक है? उसके बाद होता है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं ये आपको पता है। प्राइम मिनिस्टर होता है, सारे सीएम होते हैं, चाहे वो यूटीज के हो या स्टेट्स के हो, और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटीज के, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह सकते हैं जिसको। तो ये यूटीज के होते हैं, ठीक है? तो ये होती गवर्निंग काउंसिल, ठीक है? इसके अलावा एक रीजनल काउंसिल होती है। रीजनल काउंसिल होती है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, ठीक है? जैसे हम मतलब इंडिया में कुछ एक पर्टिकुलर रीजन है, लेट अस से ये हमारा इंडिया है, इस वाले रीजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जो सीएम है उनको बुलाया जाएगा। और ऑब्वियसली यहाँ पुडुचेरी भी है, तो पुडुचेरी के जो सीएम है उनको भी बुलाया जाएगा। और बुलाने के बाद पीएम भी बैठेंगे और फिर एक डिसीजन लेंगे इस पर्टिकुलर मैटर में। तो यहाँ पे बात करते हैं हम रीजनल काउंसिल की। वो किसी स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक होता है और इशू स्पेसिफिक होता है, ठीक है? इसके अलावा और होते हैं स्पेशल इन्वाइटीज। स्पेशल इन्वाइटीज को भी बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा लगे कि कोई एक स्पेशल एक्सपर्टीज का कोई व्यक्ति जिसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी बुलाया जा सकता है, ठीक है? कुछ और चीजें देखते हैं। इसके अलावा चेयरमैन के अलावा एक वाइस चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन जो भी होगा नीति आयोग का, उसको रैंक मिलेगा किसका? कैबिनेट का। उसको कैबिनेट रैंक मिलता है। इसके अलावा आपका वाइस चेयरमैन के अलावा मेंबर्स होते हैं। जो भी नीति आयोग के मेंबर्स होंगे उनको रैंक किसका मिलता है? वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक उनको मिलता है, ठीक है? इसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम दो पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं, और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। वो कितने होते हैं? मैक्सिमम चार। और ये एक्स ऑफिशियो कौन से होते हैं? ये होते हैं मिनिस्टर्स। जो भी मिनिस्टर हैं उस समय कैबिनेट में, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह रखा जाता है। इसके अलावा सीईओ तो होता ही है नीति आयोग का। तो आई होप, अच्छा एक चीज और, सेक्रेटेरिएट भी हो अगर चाहे तो नीति आयोग अपना बना सकता है, ठीक है? ये पावर भी नीति आयोग के पास होती है, अपना अलग सेक्रेटेरिएट भी बनाया जा सकता है नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे नीति आयोग पूरी तरीके से फिनिश हो गया है।